हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आदर्श चुनाव संहिता के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और लगातार डिस्कशन होती चली जा रही है इलेक्शन के बारे में। और ये टर्म भी हम सुनते होते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है। तो आज हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आचार संहिता क्या होती है और इसे क्यों लागू किया जाता है और कौन ऐसी अथॉरिटी होती है जो आचार संहिता को लागू करती है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें समझने की जरूरत है। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत जरूरी है। बिना निष्पक्ष चुनाव के हम एक अच्छे लोकतंत्र की कामना नहीं कर सकते। तो निष्पक्ष चुनाव करना यहाँ मेन इशू है और एक आध पॉइंट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी कहाँ पे ऐसा पॉइंट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जहां हम ये कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव यहाँ के माध्यम से हो सकता है। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के इलेक्शन अगर आप देखेंगे, एक आपका पंचायतों का और म्युनिसिपैलिटी का जो है कि इलेक्शन होता है, और हमारी जो असेंबली होती है, जो स्टेट असेंबली होती है यानी विधानसभा और विधान परिषद जो होती है उसका इलेक्शन होता है। और जो हमारी पार्लियामेंट होती है, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके होते हैं यानी राज्यसभा और लोकसभा, इनका इलेक्शन होता है। और राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी, इन 6 लोगों का इलेक्शन कराएगी। वो 6 लोग कौन कौन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे विधानसभा है, विधान परिषद है, और उसके बाद आप इसको लोकसभा कह सकते हैं, राज्यसभा कह सकते हैं, प्रेसिडेंस कह सकते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंस। ये 6 प्रकार के जो इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और इसके ऊपर आपका जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। लोकतंत्र का जो है कि आपका ढांचा लगभग आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसी संस्थाएं जिन पे टिका हुआ है। तो एक इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें आप यूपीएससी का नाम ले सकते हैं। यूपीएससी भी अपने आप में स्वतंत्र है। कैग आप इसका नाम ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आप नाम ले सकते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। ये कुछ इस प्रकार की संस्था हैं जो आपको ये बताती है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। वैसे ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है उसमें आपका वो सब सारी चीजें जो है कि चुनाव से नहीं रिलेटेड है, बट आपका जो चुनाव से रिलेटेड संस्था है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि ये जो आपका इलेक्शन कराने की जो संस्था है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और ये 6 प्रकार के इलेक्शन को कंडक्ट कराती है और इनका फ्री एंड फेयर होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सके। तो ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे संविधान के अंदर। अब देखिए इसी चीज को जो है कि कैसे किया जाएगा, है ना। अगर आप देखिए कैसे जो है कि स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कराया जाएगा, तो आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि एक तो हमारे पास संस्था बना करके रखी गई है, उस संस्था का नाम है इलेक्शन कमीशन, 6 प्रकार का इलेक्शन कराएगी। अब किस प्रकार से स्वतंत्र इलेक्शन होगा, तो यहाँ पे एक आध 2 पॉइंट और आपको समझने की जरूरत है। ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है ना, इस इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन किया गया है ये आपका लगभग आप ये कह सकते हैं 324 से लेकर के 329 तक किया गया, जिसमें से एक आर्टिकल अगर आप देखेंगे जिसमें से आपको एक आर्टिकल मिलेगा 327, जिसमें आपका ये कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पार्लियामेंट के पास अथॉरिटीज होगी कि वो कानून को फॉर्मेशन कर सके, कानून को बना सके और निष्पक्ष चुनाव करा सके। तो इसी का प्रयोग करते हुए 2 एक्ट बनाए गए। एक आप कहेंगे पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950, एक ये हो गया, और दूसरा आपका एक्ट है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951।
ये 2 एक्ट बनाए गए हैं, यानी हिंदी में यदि आप इसको कहेंगे तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं। ये 1950 और 1951 का 2 अधिनियम है जो इसका प्रयोग करते हुए बनाया गया है। यानी आपका निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हमारे पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाए गए हैं ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। अब उसके बाद यदि आप देखेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका प्रयोग करते हुए इनका इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराया जाता है। वैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग से लॉ है, उसमें आपका अलग चीजें देखी जाती है, लेकिन यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपका ये जो 4 प्रकार के इलेक्शन है, मीन्स आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये चीजें जो है कि इसके माध्यम से कंप्लीट होती है और इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हुई है कि क्या आप धर्म के आधार पे वोट मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं, क्या आपका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, यदि आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल है तो आपके अगेंस्ट किस प्रकार के एक्शन लिए जाएंगे। ये सारी चीजें आपका जो है कि यहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखी गई है और इसी में आपका वो चीज लिखी गई है जिसको आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हो, है ना। ये है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आदर्श आचार संहिता का जो कॉन्सेप्ट आता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से ही आता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम क्या कर सके, कंडक्ट करा सके। अब यहां हमें समझने की जरूरत है कि ये क्या होता है। जब कभी आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात आती है तो चुनाव आयोग इसको लेकर के किस तरीके से बातें करता है कि आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए आचार संहिता इसलिए जारी की जाती है ताकि ये एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। अब ये आदर्श संहिता क्या है या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ ले कि जब कभी आपका इलेक्शन के अनाउंसमेंट होते हैं, जब आपका जो है कि इलेक्शन की डेट का निर्धारण किया जाता है कि अब से इलेक्शन होगा, उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है, अपने आप ही इंप्लीमेंट हो जाती है और जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये इंप्लीमेंट रहती है। यानी कुल मिला करके कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका पॉलिटिकल पार्टी है या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन में कैंडिडेट है, यानी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए, और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका भारतीय जनता पार्टी हो गई, उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी होगी। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर हैं और इनके लिए, और प्लस आपका इनके कुछ कैंडिडेट्स होंगे, स्वतंत्र कैंडिडेट भी होंगे इनके लिए, प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यानी प्रशासन का जो ढांचा है वो एक तरीके से पूरी तरीके से आपका क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करता है। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये 3 एंटिटी का जो मैंने नाम लिए है इनके लिए एक गाइडलाइन है, यानी एक दिशा निर्देश है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, कैंडिडेट क्या करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं वो क्या करेंगे। तो कुल मिला करके ये चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इसमें वो सब सारे पॉइंट्स लिखे गए होते हैं कि एक कैंडिडेट को क्या करना है, एक पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है, प्रशासनिक अधिकारी को क्या करना है, जिसमें से कुछ बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रैलियों का आयोजन न करना या पोस्टर बैनर्स का न लगाना, ये कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा खर्च नहीं करना है, क्या आप धर्म के नाम पे वोटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वोट मांग सकते हैं या नहीं कर सकते, मांग सकते, हेट स्पीच का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें यहाँ पे आपका जो है कि मेंशन की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन होना है उसमें आपका थोड़ा सा आपका खर्च करने की राशि को क्या किया गया, बढ़ाया गया, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पहले 28 लाख रुपए का निर्धारण किया गया था, तो एक कैंडिडेट आपका क्या करेगा, 28 लाख रुपए खर्च करेगा। अब उस चीज को बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया है कि 40 लाख रुपए तक का राशि आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये सब सारी चीजें लिखी गई है कि आप जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि पैसे खर्च नहीं कर सकते, धर्म के आधार पे जो है कि वोट नहीं मांग सकते, या फिर अगर आपको कोई भी रैली का आयोजन करना है तो उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होती है, कितनी गाड़ी लेके चल सकते हैं, नहीं चल सकते है ना, अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सब सारी चीजें इसमें आपका डिटेल लिखी हुई होती है। बट इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होने के बावजूद भी बहुत हद तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कैंडिडेट के द्वारा, और प्रशासन तो नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं उससे थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर में वो काम करता है।
लेकिन अभी भी यदि देखा जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। कुछ ऐसे प्रोविजन है जो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक क्वासी जुडिशियल के रूप में काम करता है, तो उसमें कुछ अथॉरिटीज इनके पास है कि कुछ इस तरीके का एक्शन वो ले सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का एक्ट या किस तरीके का उल्लंघन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो ओवरऑल मैंने आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटीज है कि वो इस चीज को जो है कि इशू करता है। यानी इशू करने का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस दिन अनाउंसमेंट किया जाता है, यानी जब कभी आप ये कह सकते हैं किसी भी राज्य के अंदर या सेंटर का जो भी इलेक्शन आपका हो रहा है, जिसमें से मैंने ये सारे नाम आपके लिखे, जिस दिन उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है उसी दिन से लेकर के जब तक कि उसकी काउंटिंग नहीं हो जाती है, जब तक कि वोट नहीं गिना जाता, तब तक आपका जो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, लागू रहता है। तो ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आशा करता हूं कि आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्लियरिटी हुई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में एक नए, तब तक के लिए धन्यवाद।